हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र एक बार फिर से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज के प्रश्नों को प्रारंभ करने चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयोग किया जाने वाला फ्यूज तार कैसा होना चाहिए। देखिए, जो हमारा फ्यूज तार होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा हाई होना चाहिए, और अगर हम उसकी गलनांक की बात करें तो वो कम होना चाहिए या लो होना चाहिए। देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है, सर्किट में बहने वाली करंट को रोकता है। अगर ज़्यादा करंट आ रही है तो उसको वो कम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में आने वाली बिजली बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे कि हमारे विद्युत उपकरण जल जाते हैं। तो इस केस में हम जो फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं तो उसका अगर गलनांक हमारा लो होगा तो वो वायर मेल्ट होके और सर्किट को ब्रेक कर देगा, और हमारे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी और हमारे विद्युत उपकरण बच जाएंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जगह पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या कहलाता है। देखिए, ये होता है डिक्लिनेशन कहलाता है। देखिए, भौगोलिक मेरिडियन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो इसको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम भौगोलिक मेरिडियन कहते हैं। और जो हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं, हमको पता है कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमारी नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती हैं, तो उत्तर से दक्षिण जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको पूछा है, तो उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ये कार्य करता है आपसी प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे हमारी प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हमारी प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे हमारी सेकेंडरी कॉइल है। हम यहाँ पर एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा रफ स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसफार्मर का। तो जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता है। तो इस परिघटना को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है तो उत्पादित आवृत्ति कितनी होगी। सबसे पहले देखिए, रेक्टिफायर का काम क्या होता है। ये जो रेक्टिफायर होता है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो इसमें पॉजिटिव साइकिल भी होती है, नेगेटिव साइकिल भी होती है। तो जो मेरा रेक्टिफायर, इसके मान लीजिए कि अगर हम सर्किट में यहाँ पर एक हम रेक्टिफायर लगा देते हैं तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो उसका आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए पॉजिटिव आता है। तो हमको कुछ ऐसा वेव फॉर्म मिलता है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है पहले n थी, अब 2n हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2n। तो ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। गतिशील चार्ज, केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा A और B दोनों। देखिए, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा ये कॉपर का वायर है और अगर हम इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो धारा I प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर ये चुंबकीय बल रेखाएं फ्लो होने लगती हैं। तो देखिए, इसमें चार्ज गतिशील होगा तो करंट फ्लो होगा, और हम जैसे ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो वैसे ही हमारी जो मैग्नेटिज्म होती है हाई और लो होती रहती है। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। गतिशील चार्ज की भी ज़रूरत पड़ेगी और परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। AC सर्किट में AC मीटर क्या मापता है। ये RMS मान नापता है। RMS इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कंपास की सुई का उपयोग क्या पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए, कंपास की सुई की अगर हम बात करें
तो ये डायरेक्शन बताने का काम करती है, ये हमको डायरेक्शन बताती है। तो देखिए अब ऑप्शन आप देख लीजिए, चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, ये ऑप्शन सही है। फिर एक चुंबक की ध्रुवीयता, यह भी बताएगी। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यह भी बताएगी। क्या नहीं बताएगी? तो ये शक्ति के बारे में नहीं बताएगी। तो इसका यही ऑप्शन सी जो है वो होगा राइट आंसर। देखिए कई बार होता है कि प्रश्न को जो आप पढ़ेंगे तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रिक से भी किया जा सकता है। कंपास आपको पता है कि डायरेक्शन बताता है, तो जहाँ जहाँ डायरेक्शन की बात होती है, देखिए चुंबकीय ध्रुवता का मतलब होता है नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो भी डायरेक्शन हो गया, उत्तर दक्षिण भी डायरेक्शन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो भी बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की पावर नहीं बताती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तार के प्रतिरोध के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहली बात, जो तार का प्रतिरोध R होता है उसका फॉर्मूला होता है रो L बाई A। ये जो हमारा रो होता है, इसको रो को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो देखिए अब पहला आप स्टेटमेंट पढ़िए, यह तार के सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। यह स्वतंत्र रूप से तार की लंबाई के समानुपाती है, बिल्कुल है। देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू L आपका आ ही रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो आ ही रहा है, सामग्री भी हो गया, लेंथ भी हो गया। यह तार के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से सीधे अनुपातिक है, नहीं। हमारा उत्तर यही होगा क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो रहा है। देखिए और तापमान में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है, तो ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो वो होगा सी। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थ में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? इसका सही जवाब होगा शुद्ध सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन क्या है? ये होता है सेमी कंडक्टर, ये है सेमी कंडक्टर, हिंदी में हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर करने लगते हैं, और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही इनका प्रतिरोध भी कम होता रहता है। इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सिलिकॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकत्व की तीव्रता का चुंबकत्व बल्ब से अनुपात किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं संवेदनशीलता। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ टर्म्स, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे तो लिख दिया है संवेदनशीलता, कभी कभी हिंदी में ही लिख दिया ससेप्टिबिलिटी, तो आपको ये टर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो होती है I इज इक्वल टू M/V, और V क्या है? यह है आपका आयतन, और M क्या है? यह है आपका चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुव की शक्ति देखिए समान रहेगी। जैसे आप एक बड़ा सा चुंबक ले लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आप इसको बीच से तोड़ दीजिए, तो जो दो छोटे चुंबक बनेंगे उनमें भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। और अगर आप उसमें आकर्षण करने की क्षमता देखिए तो इसके बराबर ही रहेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव कान कितनी सीमा तक तीव्रता का जवाब देता है? तो देखिए तीव्रता का मतलब है, ये चुंबकीय तीव्रता की बात कर रहा है, चुंबकीय तीव्रता। और मैंने बताया चुंबकीय तीव्रता इज इक्वल टू M/V होता है, ठीक। M को आप कह सकते हैं स्मॉल m इंटू L और A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे जो है चुंबकीय बल इंटू L। इसीलिए इसको हम कहें ना चुंबकीय आघूर्ण। जैसे बल आघूर्ण होता है ना F इंटू D, ऐसे ही चुंबकीय आघूर्ण M इंटू L होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁻12 वेबर से 1
वेबर पर मीटर तक होता है, पर मीटर स्क्वायर तक होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि तरंगे किसके द्वारा निर्मित होती हैं? देखिए, आप लोगों ने 11th-12th में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग किया होगा, जिसमें एक हम संधारित्र लेते थे और उसको जब हम यहाँ पे मारते थे, हल्का सा टकराते थे, तो इसमें वाइब्रेशन होता था, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता था। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा शरीर के कंपन के द्वारा ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ठीक है। अच्छा, ध्वनि तरंगों के बारे में आपको पता ही है, इसके लिए हमको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है ध्वनि तरंगों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है। देखिए, कंपन करेंगे तो क्या बढ़ेगा? यदि हम कंपन करेंगे तो क्या बढ़ेगा? तो इसका आयाम बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जैसे बोला जाता है ना कि अगर हमारा एक पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, ये नदी है, इसके ऊपर हम एक पुल बना देते हैं, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और इस पर आर्मी के लोग चल रहे हैं, तो कहा जाता है कि कदम ताल मिला के ना चलें। अगर कदम ताल मिला के चलेंगे तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, जिस वजह से इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी और ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका आयाम बढ़ जाता है कंपन के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? ये होता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, या कह लीजिए 1/10 सेकेंड। ज़्यादातर 1/10 सेकेंड रहता है, तो आप 0.1 सेकेंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारा माइंड उसको 1/16 सेकेंड के लिए स्टोर करता है। तो ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। तो देखिए, ये डेफिनेशन ही है कि लंबवत एकांक इकाई क्षेत्रफल के माध्यम से प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम तीव्रता कहते हैं। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। एक ब्रांच होती है, इसको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, किसी भी क्रिस्टल का इनर स्ट्रक्चर हमको पता करना हो, इनर स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, और भी जो इनर चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो एक्सरे के द्वारा ही हमको जानकारी मिल पाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठोस में ध्वनि की गति कितनी है? तो ये अगर देखी जाए तो आप चाहे तो इसको याद ही कर लें, गैस से 15 गुना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ठोस में ध्वनि की गति कितनी होती है गैस के कंपैरिजन में, तो गैस से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। आपको पता ही है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, और सबसे आखिरी में गैस में। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा 19वां प्रश्न। वैक्यूम के माध्यम से कौन सी तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता है? देखिए, वैक्यूम मतलब हो गया निर्वात, निर्वात का मतलब हो गया नो मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम तो रहेगा नहीं। तो जो हमको पता है पहले ही कि हमारी जो प्रकाश है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ऊष्मा भी ट्रेवल कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण का एक परिणाम है? तो जो लेंज लॉ होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। देखिए, लेंज लॉ होता क्या है कि
लेंज ने यह बताया था कि जो प्रेरित धारा की दिशा होती है सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई होती है। तो इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि मतलब बेटा बाप का विरोध करता है। मैं जनरली आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसा कुछ लिखिएगा मत। मतलब कहने का ये है कि जो भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। यही लेंज का नियम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रश्न भी पसंद आया होगा और मैं ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी इस श्रृंखला में लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।